हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, क्या लगता है आपको कब तक शुरू होंगी आपकी ऑफलाइन क्लासेस? आप सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। अब तो तुम्हें ऑफलाइन में मुश्किल लगेगा, है ना? यहाँ तो आसान है। रिप्लाई ना करो, चुप बैठे रहो ना। मेरे अकॉर्डिंग भी जून जुलाई तो पक्का ही नहीं। मे बी अगस्त, ब्लीक चांस। एक्चुअली पता है क्या है जो, मतलब चलो खैर, बाकी तो किसी को नहीं पता मतलब कौन सी रिपोर्ट सच है कौन सी गलत है। जो ये थ्योरी है ना कि ये कह रहे हैं कि भाई जैसे जो अडल्ट्स हैं वो तो फिर भी मोस्टली चलो वैक्सीनेट हो गए, तो फिर नेक्स्ट वेव भाई बच्चों को ही ज्यादा हिट करेगी। कि इफ दैट थिंग इज ट्रू, तो हो सकता है कि फिर गवर्नमेंट सोचे कि भाई उस चीज को डिले कर दो। एंड मतलब जो ये वाला काम है, मतलब जैसे कि अगर मान लो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं या कुछ है, तो इसमें एज सच इकोनॉमी भी कोई हिट नहीं होती। तो गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर भी नहीं है जैसे बाकी जगहों तो प्रेशर होता है ना कि भाई हाँ जी, कि इकोनॉमी खराब हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये वो की इसलिए अलाउ करना पड़ेगा। तो अगर तो कहीं वो थ्योरी में कुछ दम हुआ थर्ड वेव वाली, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर तो इस साल नहीं होती। क्योंकि अभी आप लोगों की वैक्सीनेशन तो बहुत टाइम लगेगा आने में। मतलब कुछ मैं पढ़ रहा था कहीं, बाकी तो बायो वालों को ज्यादा पता होगा कि जैसे वायरस को तो आगे की आगे फैलना है, अगर उसको जो होस्ट चाहिए, अगर होस्ट मतलब अडल्ट्स नहीं मिलेंगे तो फिर वो बच्चों को अटैक करेगा। अब अब पता नहीं इसमें मतलब कितना सही है गलत है। चलो एनीवेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ बच्चों, तो ये डायलैक्ट्रिक्स वाला बच्चों सबको समझ आ गया सारा कुछ, इसमें कोई भी डाउट? आई थिंक मैंने होमवर्क तो दिया नहीं था ना, मैंने यही कहा था इसको पढ़ो अच्छे से। तो बच्चों कुछ भी डाउट इसमें, प्लीज आस्क। बोलो भाई कुछ। ये ठीक है, सब आ गया समझ, या कुछ समझ नहीं आया? ओके, ठीक है जी। चलो अब इसमें बच्चों हम देख लेते हैं और एक्स्ट्रा क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। जैसे ये जो मिडल वाला केस है, इसमें वी कैन टॉक अबाउट
एक्स्ट्रा चार्ज सेंट बाय बैटरी। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? स्क्रीन नहीं है विजिबल क्या? हाँ जी बच्चों, क्या आएगा इसमें? एक्स्ट्रा चार्ज मतलब जो पहले से ही चार्ज था और फिर जो हमने जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो उस प्रोसेस में बैटरी ने कितना चार्ज भेजा। सो दैट बिकम्स सिंपली K-1 क्यूब। तो बच्चों, अगर हम कहें कि कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो कि डाइलेक्ट्रिक को डाल रहा है, तो यहाँ बच्चों हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी एनर्जी की? एनर्जी कंजर्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? हम ऐसे कह सकते होंगे ना कि वर्क एक्सटर्नल और एक अब बैटरी भी वर्क कर ही रही है। तो तो ये कहाँ जाना है सारा? ये डेल्टा यू में जाना है और डेल्टा ई, मतलब डेल्टा ई इज एनर्जी बीइंग लॉस्ट। ये वजह एक जनरल रिजल्ट है जो हम याद रख सकते हैं। राइट, तो ये किस टाइप का बन जाएगा? तो ये क्या बन गया? डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस बैटरी का वर्क डन कितना हो जाएगा? K-1 क्यूब इंटू ई इज इक्वल टू। अच्छा, अगर हम देखें अब एनर्जी में कितना फर्क पड़ा है, इसको बच्चा ऐसे लिख दूं? हाँ, Ku-U प्लस डेल्टा ई। तो व्हाट वी कैन से इज कि भाई इस केस में डेल्टा ई जो है दैट विल बी वर्क एक्सटर्नल प्लस
देखो बच्चों क्या ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, हाफ के माइनस वन सी ई स्क्वायर। ओके, सिमिलरली बच्चों सेकंड केस में क्या बन जाएगा? सेकंड केस में हमारा बन जाएगा कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू U बाय के माइनस यू प्लस डेल्टा ई। तो इस केस में डेल्टा ई बन जाएगा हमारा W एक्सटर्नल प्लस देखो बच्चों ये ऐसे बन जाएगा ना, इसको जब उधर लेके जाएंगे के माइनस वन बाय टू के इंटू सी ई स्क्वायर। ये बच्चों आ गया समझ? ओके, अब बच्चों यहाँ एक दिस पार्ट इज ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों वैसे एक बात अगर हम सोचें कि देखो जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ना, उनमें उनके बीच में जो फील्ड है दैट इज लाइक दिस, अज्यूमिंग कि ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है ना। ये बच्चों जो ऊपर वाले केसेस हैं, इसमें स्पेशली अगर हम राइट साइड वाला केस देखें, इससे ऐसा पता चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर की एनर्जी तो कम हो रही है ना। यू से यू बाय के हो गई। तो तो बच्चों इससे क्या समझ आता है कि अगर हम इसके पास एक डाइलेक्ट्रिक लेके आएंगे तो मतलब क्या चाहता है कैपेसिटर, मतलब एक तरह से वो डाइलेक्ट्रिक को बच्चों अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? भाई क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटर की एनर्जी तो कम हो रही है ना। तो डायल कैपेसिटर क्या कोशिश करेगा कि वो डाइलेक्ट्रिक को पुल कर ले अपनी तरफ, है ना।
तो ये बच्चों बिल्कुल ना उस तरीके का मैकेनिज्म होता है, जैसे आपको ख्याल है जैसे हम सीडी प्लेयर के अंदर सीडी डालते हैं, कि हम जस्ट टच करते हैं और फिर अपने आप सीडी वो अंदर खींच लेता है ना। ये वैसी चीज है कि हमें एक बार उसको बस बिल्कुल बस एज पे लेके आना पड़ेगा, उसके बाद तो वो उसको खींच लेगा अपने अंदर। इज दिस थिंग क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे एक बात हमें समझनी होगी, भाई समझ ये तो सोच के लग रहा है और मैथमेटिकली भी दिख रहा है कि भाई वो उसको पुल करेगा, बट पुल करेगा कैसे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो नीचे की तरफ है, जो डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस्ड चार्जेस भी आएंगे वो उसके ऊपर नीचे, चलो मान लिया कि आ गए इंड्यूस्ड चार्जेस, तो जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चों डाइलेक्ट्रिक पे तो सिर्फ वर्टिकल फोर्स लगा रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है ही नहीं। तो क्या किया जाए, कैसे वो उसको पुल कर रहा होगा? हाँ, तो एक्चुअली बच्चों क्या होता है, देखो ये तो कहने की बात है ना कि प्लेट्स आर इनफाइनाइट, असली में प्लेट्स इनफाइनाइट नहीं होती, है ना। तो क्योंकि प्लेट्स इनफाइनाइट नहीं होती, तो इन रियलिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो कॉर्नर्स पे फील्ड होती है, वो एग्जैक्टली exactly वर्टिकल नहीं होती, वो ऐसे बेंड होती हैं फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड वाली फील्ड लाइंस होती हैं, वो कर्व्ड फील्ड लाइंस इसको अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों फिनोमिना है, ये जो कर्व्ड फील्ड लाइंस वाला फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं फ्रिंज इफेक्ट। मतलब हमें और कुछ नहीं पता होना चाहिए इसकी डिटेल, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसा कोई इफेक्ट होता है। इसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस एट द एंड्स ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है जी, तो जो डाइलेक्ट्रिक बच्चों अट्रैक्ट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिंज इफेक्ट। क्या ये समझ आ गया बच्चों? ओके।
तो बच्चों अभी तक हमने जितने केसेस किए उन सब में हम ये मान रहे थे कि कैपेसिटर के अंदर पूरे फील्ड थे, फील्ड था डाइलेक्ट्रिक. नाउ वी विल टॉक अबाउट partially filled dielectrics. तो ये बच्चों इस टाइप का सिचुएशन है. इसके बच्चों हम कई सारे केसेस करेंगे कि किस किस तरीके से हमने पार्शियली फिल किया हुआ है. तो बच्चों फर्स्ट केस है, जैसे मान लो ऐसे पैरेलल प्लेट्स हैं और हमने ये पैरेलल प्लेट्स के इन बिटवीन कुछ पर्टिकुलर थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया. ठीक है, मतलब ये के डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हमने ऑफ थिकनेस लेट्स से टी. तो बच्चों हमें ये तो पता ही है कि ओवरऑल हम ऐसे डी मानते हैं. तो लेट्स से हम कह देते हैं कि एक साइड एक्स है और एक साइड पे ऐसे कितना बच गया, ये डी माइनस टी माइनस एक्स. करेक्ट. ये बच्चों किस टाइप का अरेंजमेंट बन गया लगता है? सीरीज या पैरेलल? लेट मी मेक इट मोर क्लियर. ऐसे वायर्स कनेक्टेड होंगी ना. सीरीज एंड टू एंड कनेक्टेड हो गए ना. मैं एक तरह से इसको बच्चों तीन कैपेसिटर्स में ब्रेक कर सकता हूं. देखो C1 C2 C3. तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड हुए ना बच्चों. तो ये C1 की बच्चों क्या वैल्यू बन गई कैपेसिटेंस की? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी माइनस एक्स. C2 बन गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी. और C3 बन गया एप्सिलॉन नॉट ए होगा एक्स. तो भाई सीरीज में है तो 1/C इज 1/C1 प्लस 1/C2. तो ये क्या बन गया बच्चों? एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस टी बाय के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस.
तो देखो बच्चों, कहना है राइट इट एज डी माइनस टी ना। तो यहां से बच्चों देखो सी बन गया इप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बैक ए। ठीक है जी। इसको देखो बच्चों, हम कैसे याद रखते हैं ये, इसको मतलब ऐसे डी माइनस टी के नीचे वन लगा दो। तो ये बच्चों एक तरह से कैसी फॉर्म बन गई, दिस इज इप्सिलॉन नॉट ए ओवर, मतलब जो भी थिकनेस है अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सो ऑन। दिख रहा है बच्चों ये फॉर्म? तो बच्चों आप ये देखो कि हमारा आंसर एक्स पे नहीं डिपेंड कर रहा, उसको इससे नहीं फर्क पड़ रहा कि आपने स्लैब कहाँ पे रखी है। उसको बस इससे फर्क पड़ रहा है कि भाई कितनी थिकनेस में कौन सा डाइलेक्ट्रिक है। आया समझिए बच्चों? अच्छा, इसकी इंटीग्रल फॉर्म क्या बनेगी बच्चों, अगर मतलब कुछ बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन हो रही हो या कुछ, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए ओवर, नीचे एडिशन हो रही है ना, तो एडिशन किस टाइप की हो जाएगी, डी टी बाय के। ठीक है जी, ये हो गया बच्चों सबको क्लियर? ओके। अब बच्चों अगला केस मान लेते हैं, जैसे पिछला केस था जहां पे हमने थिकनेस वाइज पार्शियली फिल किया था। अगला केस मान लेते हैं जहां पे हमने लेट से ऐसे एरिया वाइज पार्शियली फिल किया है डाइलेक्ट्रिक। तो मतलब ये बीच वाला एरिया मान लेते हैं बच्चों A1 है, ऐसे ही लेफ्ट साइड वाला x हो गया, और राइट साइड वाला A माइनस A1 माइनस x हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो गया। तो बच्चों बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर किया है, मुझे ऐसे ही
रेड बॉक्स टाइप का रिजल्ट और उसकी इंटीग्रल फॉर्म डिराइव करके दिखाओ। राइट बच्चों, इस तरह से बन जाएगा।
ओके, आ गया बच्चा सबको समझ? ओके, so थर्ड केस है, लेट्स से समवॉट लाइक दिस। अब ऊपर वाले दोनों केसेस का मिसमैच कर देते हैं, मिसमैच। लेट्स से लाइक दिस। ये K1 है, ये एरियाज हो गए K1 है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है वैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ट्राई करो इसमें, क्या करोगे? मतलब मुझे पूरा सॉल्व ना करो, आप मुझे बस अप्रोच बता दो पहले कि किस तरह कर रहे हैं हम इसको। मतलब क्लियरली ये तो दिख ही रहा है कि 4 कैपेसिटर्स बन गए है ना, C1 C2 C3 C4। तो उसकी अप्रोच क्या रखें? मतलब मुझे इस तरह बताओ कि कौन से सीरीज कौन से पैरेलल। तो बच्चों आप ये सोच पा रहे होगे कि हमारे माइंड में दो अप्रोचेस आ सकती हैं, जैसे कि मैं आपके आंसर से भी देख सकता हूँ कि एक अप्रोच तो ये है कि मैं ऐसे बोल दूं, जैसे स्क्रीन लाइन के हिसाब से बच्चों की, मतलब इससे बन गया कि C1 C2 इन पैरेलल, है ना, और फिर C3 C4 इन पैरेलल,
और ये आपस में सीरीज, राइट। दूसरी अप्रोच हो सकती थी बच्चों कि मैं इस तरह से ले लूं, इससे बन गया कि C1 C3 इन सीरीज, C2 C4 इन सीरीज, और आपस में पैरेलल। बताओ बच्चों कौन सी सही लग रही है, कौन सी गलत लग रही है, या दोनों ही ठीक है? सोचो बच्चों। बच्चों ठीक आंसर किया है आप लोगों ने। देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट मेथड है दिस इज रॉन्ग। एंड बाय, बिकॉज वी हैव नो लॉजिक टू स्टेट कि जो K1 K2 है वो पैरेलल में है, या जो C1 C2 है वो पैरेलल में है। भाई अगर हम C1 C2 को पैरेलल में कह रहे हैं, उसका लॉजिक तो ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है, वो ग्रीन लाइन पे सारी जगह पोटेंशियल सेम है, इजंट इट? उसका क्या लॉजिक हुआ? ग्रीन लाइन लेफ्ट साइड कोई और डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में है, राइट साइड कहीं और डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में है, तो वहां पोटेंशियल सेम होने का तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है। इनफैक्ट हम तो पक्का ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि K1 में अलग फील्ड है, K2 में अलग फील्ड है। तो अगर फील्ड अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग ही होगा, क्योंकि थिकनेस तो सेम है, राइट? वेर एज जो ऊपर वाली लाइंस है, जो व्हाइट लाइंस थी बच्चों, मतलब ये जो ऑरेंज बॉक्सेस हैं, या मतलब जो A1 A2 एरियाज हैं, क्या वो पैरेलल में होने जरूरी हैं? मतलब उसमें क्या वहां पोटेंशियल सेम होना जरूरी है जो व्हाइट लाइंस है मतलब? यस, वो तो कंडक्टर ही है ना। जो व्हाइट लाइंस थी वो तो कंडक्टर हैं, तो कंडक्टर पे तो इक्वी पोटेंशियल ही होता है। तो ये बच्चों राइट साइड वाला मेथड फॉलो करना है। क्या बच्चों ये समझ आ गया सबको?
ठीक है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। मतलब आप इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ लो कि आईआईटी में ये कंसेप्ट एटलीस्ट, मतलब आई थिंक 2 बार तो पक्का आ चुका, तीसरी बार मुझे याद नहीं। मेंस में आ चुका, नीट में आ चुका, केवीपीवाई में आ चुका, और मतलब ये भी हो चुका बच्चों कि मतलब मेंस और नीट में तो जब भी आया है तब कैंसिल ही हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट के हिसाब से ऑप्शंस दी हुई थी, सेकंड के हिसाब से ऑप्शंस ही नहीं दी थी। ठीक है, और मतलब मोर देन 90% बुक्स में भी ये गलत दिया होता है। कई बुक्स में तो यही लिखा होता है कि ऐसे लिख के फिर ये भी लिखा होता है कि हाँ कोई भी मेथड फॉलो करो आंसर सेम आएगा, बट लेकिन वो करके नहीं दिखाया होता। ठीक है, ऑब्वियसली सेम नहीं आएगा, अलग आएगा आंसर। और ये जो राइट साइड वाला है मेथड बच्चों, वो ही फॉलो करना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके, चलो एक एग्जांपल ट्राई करो। ये बच्चों इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है। नीचे वाली D/3 थिकनेस में K = 2 का डाइलेक्ट्रिक है, ऊपर आधे आधे में 3 और 4 का है। तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालो।
निष्ठा दोबारा चेक करो। वरुण ठीक है। अभी तो चेक अगेन। हर्षित गलत है। करण नूर ठीक है। विदुषी गलत है। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन ना मतलब बिल्कुल जैसे ना ट्रैप टाइप क्वेश्चन ही है कि बस फंसाना ही है ऊपर वाले कंसेप्ट के बाद। क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि पक्का ही ऐसे करना है कि 3 और 4 वाले पैरेलल में और फिर 2 सीरीज में, है ना। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें इसको ऐसे कट करना पड़ेगा डायरेक्ट। हाँ, आस्था गुड। तो आपको पहले लेफ्ट साइड वाला 3 और 2 सॉल्व करना पड़ेगा सीरीज में।
फिर राइट साइड वाला 4 और 2 सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर वो आपस में पैरेलल। इस तरह से होगा बच्चों क्वेश्चन, समझ गए? इसका आंसर जो आएगा वो आता है नाइन बाय 14 एप्सिलॉन नॉट ए बाय। मेरे ख्याल से जब दूसरे मेथड से करते हो कि K3 K4 पैरेलल में लेके K2 के साथ सीरीज में, फिर शायद 14/5 आता है, ऐसा है? क्यों, हम तो यही किया था क्या? हम्म। तो बच्चा सबको समझ आ गया क्वेश्चन? ओके, चलो ऐसी एक और क्वेश्चन भी ट्राई करो। ये हमने बस इतने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक डाला है, A/2 एरिया और B/2 थिकनेस। इसकी निकालो बच्चों इफेक्टिव कैपेसिटेंस। क्या
हाँ बच्चों, तो लिख दिया सबने। तो ये आ रहा होगा, है ना? अच्छा बच्चों, जैसे जब हम कहते हैं कि ये, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि मतलब के कनेक्टेड, तो जो चार्ज बच्चों K1 पे आएगा वही चार्ज K3 पे आएगा, है ना? जो स्टैंडर्ड मतलब सीरीज की कंडीशन होती है। ओके, तो बच्चों last thing which we need to know about this topic is the small concept known as dielectric strength. जो इसकी बात मैंने डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो बच्चों जैसे हमने ये बात थोड़ी सी पहले भी की थी कि जैसे मान लो एक डायपोल है, हमने उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो हमें पता है कि डायपोल उस एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द फील्ड फोर्स लगी और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू द फील्ड फोर्स लगी। करेक्ट? तो अब बच्चों इमेजिन करो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग ही हो जाए कि वो डायपोल को तोड़ ही दे पकड़ के, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज राइट को ही चला जाए और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट को ही चला जाए। ये हो सकता है ना? डायपोल फाइनली तो मॉलिक्यूल ही है, मॉलिक्यूल की अपनी फोर्सेस होंगी, ठीक है ना? तो
जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो डायपोल को तोड़ ही दे, तो उसको हम कहते हैं एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? द इलेक्ट्रिक फील्ड at which the dipole breaks into individual charges. ठीक है, तो ये मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये जो ब्रेक करने वाला फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जैसे जो बच्चों फिनोमेना लाइटनिंग का होता है, तो लाइटनिंग इज नथिंग बट, हाँ, तो अब ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे बिहेव करेंगे, तो यस नाउ दे कैन इजीली कंडक्ट। तो लाइटनिंग इज द dielectric breakdown of air। तो क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो क्लाउड्स हैं एक पर्टिकुलर हाइट पे, वो क्लाउड्स मतलब रब करते जा रहे हैं, उस कारण से चार्ज होते जा रहे हैं, उस कारण से उनका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो एक अर्थ हो गई जो एक तरह से जीरो पोटेंशियल पे हो गई। तो एक अगर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो उस केस में जो बीच वाली एयर है उसका डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और वो फिर सारा चार्ज क्लाउड से अर्थ में ट्रैवल कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो कहीं पर भी जो एक बच्चों आपको याद है एक हमने एग्जांपल किया था एक वीडियो में कि ऐसे दो स्फीयर्स को पास लाए तो उनके बीच में इस एरिया में स्पार्क्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए थे। है ना, दूर करो तो स्पार्क्स नहीं आते, पास करने पे स्पार्क्स आते हैं। इसका क्या लॉजिक हुआ बच्चों? हाँ, तो सिंपली भाई ई, तो जितना आप डी कम करोगे उतना ई बढ़ता जाएगा। तो अगर वो ई जो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वाला हो गया तो फिर स्पार्क्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इसमें बेश कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, आपको कुछ सॉल्व करने को नहीं आ सकता, बस मतलब थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि ये क्या फिनोमेना होता है। आगे समझिए बच्चों।
ओके, चलो ठीक है बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर पोर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, आरसी सर्किट्स, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे शुरू। तो आपने बच्चों इसमें अब एक्सरसाइज 01 का जी पार्ट कर लेना है बच्चों कंप्लीट। और एक बच्चों 3A का भी, हाँ कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड हुई थी है ना, मैं वो अभी करता हूँ, वो हो जाएगी। ठीक है, चलो ऑलराइट बच्चों, ये कर लेना। आशीष, वो जो आपने लिखा है मुझे चैट पे व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है, मैं बताता हूँ डाउट आपका। चलो बाय बच्चों।